बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने अपने माइक्स आप म्यूट कर लें। हमारे सेशन की को हम यूं करेंगे कि पहले मैं गुफ्तगू करूंगा और फिर मैं खामोश हो जाऊंगा, आपसे कहूंगा आप सवालात करें, ताकि मैं एक रिदम में बोलता जाऊं, जो बात कहना चाहता हूं वो मुकम्मल भी हो जाए और आपके जो भी सवालात हो मैं सारे सवाल आपके ले लूं। जो साथी पहले से कनेक्टेड हैं उन्हें मालूम है कि हम इनकम टैक्स स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से एक कोर्स कराते हैं जिसमें मॉड्यूल 1 में हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सादी भाई, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है, ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको ना, लेकिन मैंने अलाउ कर दी है रिकॉर्डिंग वैसे। और मॉड्यूल 2 के अंदर हम कैलकुलेशंस, कंप्यूटेशंस, आईआरआईएस पे टैक्स रिटर्न्स भरना, ये सब सीखते हैं। और मॉड्यूल 3 के अंदर हम एफबीआर से आने वाले नोटिसेस की हैंडलिंग और उनके रिप्लाईज को ड्राफ्ट करना सीखते हैं। तो ये एक कोर्स है, एक स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया गया है ताकि एक आदमी लॉ के बारे में भी एम्पावर हो जाए, कैलकुलेशंस पर भी साउंड हो जाए, और फिर अगर नोटिसेस जो आ रहे हैं उनको भी देखकर रिप्लाई कर सके। तो इन तीन स्टेप्स को, इन तीन मॉड्यूल्स को जो आदमी पढ़ लेता है तो उसके लिए एटलीस्ट इनकम टैक्स की प्रैक्टिस आसान हो जाती है, चाहे वो अकाउंटेंट ऑफिस में बैठा हुआ बॉस को रिपोर्ट कर रहा है या वकील से लाइजन वर्क कर रहा है, या वो कंसल्टेंट है तो एफबीआर से और अपने क्लाइंट से लाइजन वर्क कर रहा है या कंसल्टिंग कर रहा है और रिलेशनशिप कायम कर रहा है। क्योंकि हम मॉड्यूल 3 का आगाज करने जा रहे हैं तो मॉड्यूल 3 के आगाज से पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे कोर्स आउटकम्स क्या होने चाहते हैं, होने चाहिए। जब आप एक कोर्स में इनरोल हो रहे हैं, आप एक कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपके जहन में एक बिल्कुल प्रॉपर विजन और मकसद होना चाहिए कि मैं इस कोर्स को पढ़ के क्या अचीव करना चाहता हूँ। तो ओरिएंटेशन में बस इसी बात का एक आपस में मुजाकरा, एक तकरार है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स हमारे अंदर क्या एबिलिटी पैदा हो जानी चाहिए। मैं आपको इसमें असिस्ट करूंगा इस कोर्स में। और ये कोर्स ऐसा है, आपस की इसमें डिस्कशंस भी हैं, एफबीआर के नोटिसेस भी देखेंगे, ड्राफ्ट भी करेंगे, रिप्लाईज और एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। और इस सब का मकसद ये है कि जितने पार्टिसिपेंट हैं इंक्लूडिंग मी, हम ग्रूम कर जाएं, हमारी ऐसी ग्रूमिंग हो जाए कि एफबीआर के नोटिसेस जब आए तो न सिर्फ हम उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले सकें, बल्कि हम उसके अच्छे रिप्लाईज भी बना सकें। तो इस कोर्स का नाम मैंने रखा है प्रैक्टिकल गाइड इन हैंडलिंग एफबीआर नोटिसेस ऑन इनकम टैक्स। यानी हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है एफबीआर के नोटिसेस हैं। एफबीआर नोटिस करता है इनकम टैक्स के भी, सेल्स टैक्स के भी, अदर्स भी, लेकिन हम सिर्फ इनकम टैक्स को दे रहे हैं। और प्रैक्टिकल गाइड का मतलब ये है कि हमने रियल लाइफ केस सिनेरियो ही देखने हैं, इसके अंदर कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं देखनी है। दिस कोर्स इज डिजाइन बाय द इनकम टैक्स स्टूडियो। स्टूडियो ने ये डिजाइन किया है आपके लिए कोर्स। और आप मजीद इंफॉर्मेशन के लिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये डॉक्यूमेंट आपके पास है तो इनकम टैक्स स्टूडियो में बहुत सारा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। कोर्स कंटेंट की हम बात कर लेते हैं। देखें, एफबीआर ने जब टैक्स पेयर के साथ इंटरेक्ट करना है तो वो क्या करे? क्या अफसर आकर आपके दरवाजे पे नॉक करना शुरू कर दे, भाई बाहर निकले आपसे बात करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एम्पावर करता है कमिश्नर को, कि ऑफिसर को, कि वो आपको एक खत बनाकर इन्फॉर्म करे। उस खत को नोटिस कहते हैं। वो नोटिस आपको सर्व करे इलेक्ट्रॉनिकली आईआरआईएस के तहत या टीसीएस के जरिए, कोरियर के जरिए आपको रिसीव हो जाए। और उसके बहुत सारे सवालात हो सकते हैं। कभी वो आपके ऑडिट की बात करेगा, कभी वो मॉनिटरिंग ऑफ टैक्सेस की बात करेगा, कभी वो रिफंड्स की बात करेगा, कभी वो बेनामी ट्रांजैक्शन की बात करेगा। तो आपसे, यानी आप क्लाइंट हैं या आप क्लाइंट के कंसल्टेंट हैं, तो क्लाइंट या क्लाइंट के कंसल्टेंट से एफबीआर के बात करने का तरीका नोटिसेस का आना है। अब नोटिसेस जब आ रहे हैं तो अगर आप नोटिस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप एफबीआर को रिप्लाई नहीं कर सकते, अपने क्लाइंट से काम नहीं ले सकते, अपनी इमेज बिल्डिंग नहीं कर सकते आप। जब फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक नोटिस थमाया और कहा कि ये क्या है, आपके क्लाइंट ने एकदम आपको नोटिस भेजा और कहा ये क्या है,
अगर आप उसको क्विकली विद इन 1 सेकेंड, यानी आप इस कोर्स के बाद इस काबिल होने चाहिए कि 1 सेकेंड के अंदर, विद इन 1 सेकेंड, आप, मैं आपको बताऊंगा आपने क्या देखकर क्या समझ जाना है। आपने एक न्यूमेरिक देखकर नोटिस से समझ जाना है कि ये क्या है, इसकी ये क्या बहस करने जा रहा है। तो विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड आप रिप्लाई कर देंगे ये नोटिस किस चीज के बारे में है। फिर ये कि जब आप नोटिस आ गया समझ गए, फिर उसकी अच्छे से रीडिंग है, उसके बाद उसका रिप्लाई किस तरह से बनना चाहिए, एफबीआर को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये सब बातें हम अपने इस कोर्स के अंदर, हमारे पास इस कोर्स में पढ़ने के लिए 16 चैप्टर्स हैं। हम 15+ आवर्स इस कोर्स को देंगे, मे बी 20, 22 और 18, ये मेरे जहन में है। कोर्स ओरिएंटेशन तो आज हमारी हो रही है। जो लोग इस कोर्स में एनरोल हो जाएंगे आज की क्लास के बाद कहेंगे जी हम आपके साथ इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सेकंड चैप्टर हमारा है एग्जामिनेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न तो पढ़ना आए। मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स 2, 3, 4, 5 रिटर्न्स दूंगा, आप अपनी रिटर्न्स भी ला सकते हैं। उस रिटर्न को पढ़ना और उस रिटर्न को पढ़ के ये समझना कि ये रिटर्न जो जमा हुई है इसकी कैलकुलेशन में क्या हुआ है। ये एनटीआर था, ये एमटीआर केस था, या ये मिक्स था, एनटीआर प्लस एमटीआर था, या ये एफटीआर था, या इसके अंदर क्या कंपनी का शेयर आया था या नहीं था, मैं 148 कहाँ गया है, टैक्स 153 कहाँ गया है, और टैक्स क्रेडिट क्यों लिया है। ये तमाम चीजें आपको ग्रिप होनी चाहिए। कोई भी टैक्स रिटर्न आपके सामने आए तो आपके जहन में ये समझ आ जाए कि इस रिटर्न में टैक्स कंपटीशन क्या हुई है। रिटर्न के कागज को पढ़कर क्लाइंट की पूरी प्रोफाइल आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो एग्जामिनेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स में हम रिटर्न को पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, और उससे आउटकम ये होगा कि आप रिटर्न को अंडरस्टैंड कर लें। और क्या अंडरस्टैंड कर लें, जिस टैक्स पेयर की ये रिटर्न है उसकी प्रोफाइल आपके दिमाग में फौरन आ जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक रिटर्न मैंने आपको दी, जैसे कि आप ले लें केस स्टडी नंबर 1, हमने अभी एओपी की क्लास में पढ़ा है, जिसमें एक एओपी है और वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट है। अब उसकी रिटर्न आपने अभी रिसेंटली देखी है, तो अगर आपको ना आपने देखी होती, मैं आपको रिटर्न देता, तो आपके जहन में वो सारी चीजें आ जानी चाहिए जो मैंने आपको टेक्स्ट में लिख के दी थी कि ये एओपी है, मैन्युफैक्चरिंग है, 148 एडजस्टेबल है, एनटीआर है, रिफंड आया। तो एग्जामिनेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न से ये आउटकम आना चाहिए कि आपको रिटर्न देखकर पता चल जाए कि टैक्स कंप्यूटेशन क्या हुई है, ये टैक्स क्रेडिट्स क्यों हुए हैं, टैक्सेस क्यों एडजस्टेबल में गए हैं, क्यों मिनिमम है, क्यों टर्नओवर टैक्स नहीं आया है, वगैरह वगैरह। फिर एक नोटिस, चैप्टर 3 हमारा होगा मॉनिटरिंग ऑफ टैक्सेस। इसमें हम ये बात करेंगे, इसका रेफरेंस भी हमने लिखा है सेक्शन 161। एफबीआर ने कुछ लोगों को विदहोल्डिंग एजेंट बनाया है, और वो विदहोल्डिंग एजेंट क्या सही तौर पे टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं या नहीं, अपनी लीगल ऑब्लिगेशन सही फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, इसको चेक करने के लिए मॉनिटरिंग ऑफ टैक्सेस की एक ऑडिट कह लें, एक इन्वेस्टिगेशन कह लें, 161 के सब्जेक्ट में एक नोटिस किया जाता है, जिसमें ये देख आपसे आपकी पेमेंट्स की डिटेल लेकर पूछा जाता है कि क्या आपने टैक्सेस काटे या नहीं। नहीं काटे जाते तो आपसे रिकवरी होती है। तो इसको हम देखेंगे थर्ड चैप्टर में। हम नोटिसेस देखेंगे, रूल 44 की स्टेटमेंट कैसे बनती है देखेंगे, कैसे एड्रेस करना चाहिए। अभी जैसे आपके साथ सनाउल्ला भाई ग्रुप में है, इनको नोटिस आया हुआ है और ये परेशान थे क्यों नोटिस आया हुआ है, क्योंकि इन्हें ये मालूम नहीं था कि भाई मुझे नोटिस तो आ गया लेकिन मुझ पे तो एप्लीकेबल ही नहीं है। तो हमें ये सब कुछ समझना है, नोटिस आने का ये मतलब नहीं है कि मुझे लाजमी उसकी कंप्लायंस करनी है। मुझे तो ये लीगल ग्राउंड्स पे उसको कह देना है कि मुझ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये तमाम चीजें हम मॉनिटरिंग ऑफ टैक्सेस में देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 में हम ऑडिट देखेंगे। जो टैक्स में काम कर रहे हैं उन्हें मालूम है कि 177 की एक डिटेल प्रोसीडिंग्स होती हैं। पहले ऑडिट में सिलेक्शन होती है, फिर आईडीआर आता है, इनकम डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आती है, इंटीमेशन क्या होती है उमेर भाई, आईडीआर स्टैंड फॉर? जी, आईडीआर स्टैंड फॉर
सर सेक्शन 114 तो नहीं है? नहीं नहीं, बस छोड़ दें। आईडीआर का मतलब होता है, मेरे जहन में नहीं आ रहा आईडीआर। हम बहुत बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि इंटीमेशन फॉर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड या इस तरह कुछ नाम होता है। खैर, एक सेकंड ऑफिसर की तरफ से एक सेकंड नोटिस आता है, और नोटिस के बाद आप डिटेल्स जमा कराते हैं, फिर आपकी डिटेल्स की जांच पड़ताल, उसकी पेरुजल होती है, उसके बाद आपको शो कॉज किया जाता है। शो कॉज के बाद आप अगर अपने पर लगाए गए अल्जामात का जवाब नहीं दे पाते तो ऑर्डर सेक्शन 122 में हो जाता है। और अगर आप उस ऑर्डर से मतलब आप समझते हैं कि ऑर्डर ठीक नहीं है, आप अपील में चले जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें हम चैप्टर 4 में देखेंगे। अब एक ऑर्डर हो गया, लेकिन अपील में जाने से पहले आप उसकी रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं, ये सब कुछ चैप्टर 5 में देखेंगे। चैप्टर 6 में हम देखेंगे कि ये 122(5) है, बहुत दफा आ जाता है नोटिस। फॉर एग्जाम्पल, कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन आप एफबीआर को मिल गई, वो आपको नोटिस कर देता है कि जी हमें पता चला है आपने घर खरीदा है और आपके पास वेल्थ में डिक्लेयर नहीं है। हमें पता चला है आपके पास एक बाहर प्रॉपर्टी है, आपकी वेल्थ में डिक्लेयर नहीं है। या हमें पता चला है कि ये आपने गाड़ी खरीदी है, आपके पास डिक्लेयर नहीं है। तो किसी डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बेसिस पे वो आपकी अमेंडमेंट करना चाहता है, ओरिजिनल असेसमेंट की। इसे हम चैप्टर 6 में देखेंगे। ये भी बहुत नोटिस आते हैं। चैप्टर 7 में हम रिफंड को देखेंगे, रिफंड की एप्लीकेशन, उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग्स और रिफंड ऑर्डर। चैप्टर 8 में हम ऑफ शोर एसेट इनकम इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। आजकल कंट्रीज के दरमियान इंटरनेशनल, ये हम वहीं पढ़ेंगे क्या है वो, उनका क्या नाम है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के जरिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। और पाकिस्तान के पास बहुत इंफॉर्मेशन आ चुकी है जिसमें उसे पता है कि जुनैद के बहरेन में क्या एसेट्स हैं, सऊदीया में क्या हैं, दुबई में क्या हैं। वो डेफिनेट इंफॉर्मेशन के साथ आपके पास आकर आपसे कहते हैं कि ये बैंक अकाउंट यू आर मेंटेनिंग इन बहरेन बट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड इन योर वेल्थ स्टेटमेंट, आप हमारे पास आ जाए, हमसे बात करें। ये क्या नोटिस हैं जो आजकल स्टार्ट हो गए हैं। चैप्टर 9 में हम देखेंगे कंसील्ड एसेट्स इनकम। होता यह है कि मैंने एक घर लिया है, डिक्लेयर नहीं किया, बेच दिया। एक एग्जाम्पल बता के समझाना चाह रहा हूँ। बेच दिया, उसके पैसे आ गए, और ख्याल नहीं किया, ये तो डिक्लेयर नहीं था, तो आपकी कंसील्ड इनकम बन जाती है कि तो आपने घर खरीदा ही नहीं था, बेच कैसे दिया। या डेफिनेट इंफॉर्मेशन आ गई, 122(5)(a) रीड विद सेक्शन 111, ये वाला। यानी इन दोनों को मिला के नोटिस कर दिया जाता है कि हमें मालूम हुआ है कि हमें मालूम हुआ है आपने ये घर खरीदा है, और ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन आई है, हम इसको ऐड बैक करना चाहते हैं। तो कंसील्ड इनकम के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, या खाली हल्का हल्का आपके जहन में आ जाए, डिटेल तो हम एक एक चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर 10 में बेनामी एसेट्स को देखेंगे। ऑल दो के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आपने नहीं सुना होगा ये, लेकिन ये भी नोटिस क्योंकि एफबीआर कर रहा है तो ये भी आपको डिस्कस करना है मुझे आपसे। इस बेनामी एसेट क्या होता है, और बहुत सारे वो जो गोले गंडे वाले और फ्रूट वाले, वो सारी स्टोरियां हम देखेंगे। और बेनामी एसेट्स के बारे में नोटिस कैसे आते हैं, क्या रिप्लाई करने चाहिए, क्या एहतियातें करनी चाहिए, ज्वाइंट प्रॉपर्टी को कैसे रखना चाहिए, वाइफ के नाम पे, बच्चों के नाम पे अकाउंट्स कैसे रखने चाहिए, ये सब हम यहाँ देखेंगे। 11 एडवांस टैक्स हर क्वार्टर में आता है। चैप्टर 11 में हम एडवांस टैक्स सेक्शन 147 के नोटिस देखेंगे, इनके रिप्लाईज देखेंगे। सेक्शन 147 के नोटिस आए हुए होते हैं, एप्लीकेबल होता नहीं है, उसे कैसे अटेंड करना चाहिए। चैप्टर 12 में इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी सेक्शन 182 के नोटिस देखेंगे। 13 में सेक्शन 205 के नोटिस देखेंगे। नोटिस टू कंप्लीट डेफिशिएंसीज इन रिटर्न सेक्शन 123 के नोटिस देखेंगे। और चैप्टर 15 में नोटिस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन 176 के नोटिस देखेंगे। गिफ्ट वेरिफिकेशन का नोटिस आ जाता है जी, लोन वेरिफिकेशन का नोटिस आ जाता है, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 1144 हम देखेंगे। तो ये वो कुछ नोटिसेस हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छा नवीद भाई ने बता दिया, इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट, एग्जैक्टली आईडीआर स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट, ये हम बात कर रहे थे। ठीक है, जजाकल्ला खैर। तो ये सारे नोटिसेस एक इदारे में, अगर एक एओपी है, एक कंपनी है, तो मोर और लेस इन तमाम नोटिसेस का एक्सपोजर है आपको। आपको नहीं है तो आपके डायरेक्टर्स को है, डायरेक्टर्स को नहीं है तो रिलेटेड उसको है, एसोसिएटेड कंपनी को है। तो आपको इन तमाम नोटिसेस की अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आपको एक चीज ये कि इस वक्त मार्केट में आप आईसीए में, मैं आईसीए में क्वालिफाइड हूँ, मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप
आईसीए में क्वालिफाई कर लें, आप सीए क्वालिफाई कर लें, आप एमबीए कर लें, आप एसीसीए कर लें, पाकिस्तान में काम करने के लिए टैक्स की साउंड नॉलेज बहुत जरूरी है। मेरे दोस्त एसीसीए करके बाहर से आए, वो जहां इंटरव्यू दे रहे हैं उन्हें यही प्रॉब्लम आ रही है कि भाई टैक्स आता है, पाकिस्तानी टैक्स आता है। तो कह रहे नहीं यूके का आता है। वो तो ठीक है आता है, लेकिन पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में काम करने के लिए यहाँ का टैक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मैनेजेरियल लेवल के अकाउंटेंट का बहुत ज्यादा वक्त सिर्फ एफबीआर से कोऑर्डिनेशन में गुजर रहा है ना। वो नोटिस के रिप्लाई कर रहा है, रिप्लाईज बना रहा है, अपनी क्वार्टरली कंप्लायंसेस कर रहा है, मंथली कंप्लायंसेस कर रहा है, विदहोल्डिंग टैक्सेस पे कर रहा है, एनुअल रिटर्न जमा करा रहा है। तो आपके पास इनकम टैक्स की बहुत साउंड इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, तभी आप अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं, एंड सो ऑन। अच्छा, एक चीज और, यहां से हम आगे चलते हैं। ये तो मैंने ओवरव्यू दे दिया कि हम किन किन नोटिस को देखेंगे। अच्छा, हमारे कोर्स ओरिएंटेशन, हमारे लर्निंग आउटकम क्या होंगे? इस कोर्स के बाद ना आपको अपने आप से ये सवाल करने हैं, जो आज की क्लास के नोट्स हैं अपने पास रखेंगे, और इस कोर्स के बाद आप सबसे पहला सवाल ये करेंगे अपने आप से, अंडरस्टैंडिंग एफबीआर नोटिस, क्या मैं डिफरेंट टाइप के नोटिस को समझ गया हूँ? नंबर वन, की एरियाज जो नोटिस में होते हैं हम डिस्कस करेंगे क्या होते हैं, क्या मैं उनको समझ गया हूँ, मैं ग्रिप कर गया हूँ, और मुझे मालूम पड़ गया है कि क्या रीजंस होती हैं, नोटिस आते क्यों हैं। तो पहला आउटकम तो आपके जहन में ये होना, आपके जहन में ये बात हो कि मैं क्या ये चीज मैं हासिल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। नंबर दो, लीगल फ्रेमवर्क। एक नोटिस आया 182 का, तो उस 182 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, तो हम जाकर लॉ को भी रेफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी, चैप्टर नंबर 12, सेक्शन 82 में नोटिस आ गया। अब मैंने कहा ना 1 सेकंड में आपको पता चल जाए। अभी आप देखेंगे, मैं टेस्ट अभी आपको थोड़ा सा करवाता हूँ प्रैक्टिस, कि नोटिस के ऊपर जैसे ही लिखा होगा ना 182, तो आपका दिमाग चल जाना चाहिए भाई पेनल्टी लग गई है। वो बात की बात है ना, बाद में पढ़ेंगे किस बारे में पेनल्टी लगी है। तो 182 को देख के आप फौरन कर देंगे सर वो पेनल्टी का नोटिस आया है। बाज होगा अभी नोटिस आता है, बॉस एकदम कॉल कर देते हैं, वो ईमेल पे नोटिस आया है, क्या है सर? 182 पेनल्टी है, मैं देख लेता हूँ, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग लॉ, तो जो नोटिस होगा हम उसका रेलेवेंट लॉ जो है, जो रेलेवेंट लीगल प्रोविजन है, वो हम रेफर करेंगे। नंबर वन। नंबर दो, नॉलेज ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ एंड केस लॉज। ये भी हमें अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ ऑर्डिनेंस से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो एक्सप्लेनेशंस एफबीआर की तरफ से आती हैं, या किसी लॉ की डबल एक्सप्लेनेशंस हो जाती हैं, एफबीआर कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, और अपीलेट अथॉरिटी पे जाके एक चीज फाइनलाइज होती है, तो उन केस लॉज की बड़ी अहमियत होती है। हम आपको ये बताएंगे रिप्लाईज में कि आप उन केस लॉज को कैसे रेफर कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले आपको ये करना है भाई, नोटिस को बहुत सुकून से पढ़ना है। उसमें से आपने फैक्ट निकालना है कि भाई फैक्ट क्या है, मतलब किस चीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं अफसर, इसका फैक्ट है क्या, वो क्या कह रहा है और फैक्ट क्या है। और फिर उसको, उस फैक्ट को कोरिलेट करना है आपने प्रोविजन ऑफ लॉ से। और फिर आपने सिंपल और कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लाई ड्राफ्ट करना है, इंडेक्सिंग और रेफरेंसिंग करनी है डॉक्यूमेंट्स की, ये रिप्लाई आप बनाएंगे प्रैक्टिकली, हमारा कोर्स प्रैक्टिकल है। तो ये सब रिस्पॉन्स कैसे बनना चाहिए हम इसको देखेंगे। और अगेन रियल लाइफ केस स्टडी, मतलब आपने तो नोटिस ही देख रहे हैं ना, एफबीआर से जो नोटिस आ रहे हैं उसी को देखना है, उसी के रिप्लाई बना रहे हैं, तो देर इज नथिंग थ्योरेटिकल। आपको हर क्लास में एक नया नोटिस ही देखना है, जो आप अपने ऑफिस में देख रहे होंगे, वही नोटिस आपको यहाँ पर देखने हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ ग्रुप में बहुत सारे वकील भी हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स भी हैं, कंसल्टेंट्स भी हैं, ऑफिस के भी लोग हैं। यहाँ पर हम शेयर कर रहे होंगे एक्सपीरियंसेस। मैं आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन बताऊंगा, आप हेयरिंग के लिए गए तो क्या हुआ, ऐसी हेयरिंग करने गए क्या हुआ, वहां उसने क्या कहा, हमने क्या कहा, अच्छा ये ऐसा, ये अगर मैं ना करता तो ये होता, अगर मेरी ये गलती हो गई थी यूं हो गया था। और भी यहाँ पर जो लोग हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, तो इससे हम ग्रूम करेंगे कि हमें एफबीआर में जाकर कमिश्नर से, सीआईआर अपील से, किसी से भी हमें हेयरिंग्स कैसे अटेंड करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए हेयरिंग्स, इसको हम देख रहे होंगे। उसके बाद स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा होगा पीडीएफ में, आपको ज़ाहिर है एफबीआर के नोटिसेज और ड्राफ्ट रिप्लाईज मोर देन 15 केसेस आपको मिल रहे होंगे। वीडियोस आपके पास 1 ईयर एक्सेस मौजूद होगा, आप वीडियोस, प्राइवेट वीडियोस सारी आपके पास होंगी, रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स जो भी आप पढ़ेंगे ज़ाहिर है वो सारा वीडियो में सेफ होगा, आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद एआई का जमाना है, तो चैट जीपीटी हम नहीं भूल सकते। मैं आपको चैट जीपीटी से रिप्लाईज बनाना बताऊंगा। आप
आप देखिएगा, आपको मैं करके दिखाऊंगा। आपके पास बातों का टाइम नहीं होगा और चैट जीपीटी से आप बहुत थोड़े से वक्त में बहुत अच्छे रिप्लाईज बनवा लेंगे। अब चैट जीपीटी को आप यूज करना शुरू करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मैं इससे क्या करा सकता हूँ और क्या नहीं करा सकता। वो तो आहिस्ता आहिस्ता आदमी ग्रिप करता है, लेकिन मेरा काम ये कि मैं थोड़ा सा आपको इशारा, थोड़ी सी आपको हाव नाव दे दूंगा। बहुत सिंपल है। अब मैंने भी यूट्यूब की वीडियो से ही देखा है और इसको मैं यूज करता हूँ अपने रिप्लाईज में, कि मैं किस तरह से चैट जीपीटी से अपने रिप्लाईज को राइटिंग्स करवाता हूँ, कैसे ग्रामर चेक करवाता हूँ। बाज औकात मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मैं उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं कर पा रहा होता, तो मैं इससे कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा लेता हूँ। तो ये अब तक की डिस्कशन है, और मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम अपने चैप्टर्स कैसे कर रहे होंगे। और फिर ये सेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा 2 मिनट के बाद। आप लोग दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे, और फिर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके। ये आपको नजर आ रहा है उमेर, नजर आ रहा है इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी? कोई बता सकता है? स्क्रीन नजर आ रही है इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी की? जी जी सर, जी नजर आ सर। रही है। जी जी हाँ। ठीक है। ठीक है। अब देखिए ये चैप्टर 12 है। हम चैप्टर 12 में जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हर चैप्टर में आपको बताएंगे कि इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी का नोटिस आएगा तो भाई इसका स्कोप क्या है, मतलब ये क्यों आता है, हमें पता होना चाहिए। एफबीआर क्यों करता है ये नोटिस, एफबीआर को कौन सा सेक्शन एम्पावर करता है, कंसल्टेंट्स को क्यों पता होना चाहिए इसके बारे में, इसकी लिस्ट कहाँ पर दी गई है, क्या है। सेक्शन 182 को हम पढ़ेंगे तो स्कोप आपको बता देंगे। तो जब आपको स्कोप पता होगा तो आप तो नोटिस को बिल्कुल समझ जाएंगे ये क्या कहना चाहता है, आपके दिमाग में पूरी स्टोरी आ जाएगी उसका। हर नोटिस का रेलेवेंट प्रोविजंस क्या क्या है, लीगल प्रोविजन। यहाँ 182 को मैंने रेफर किया है, आपको मैं क्लास में बताऊंगा और भी सेक्शंस रेफर हो सकते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स में या बहुत सारे सेक्शन होंगे, कुछ में एक सेक्शन होगा। तो रेलेवेंट प्रोविजंस क्या है, इनकम टैक्स में कौन कौन से सेक्शंस आपको देखने चाहिए। उसके बाद यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो जो सेव होगी उसका लिंक यहीं मिल जाएगा, ताकि उसी चैप्टर को आप खोलें और यहीं से अपनी वीडियो देख लें। केस की हिस्ट्री कैसे बनानी है, बाज औकात एक केस जो है, एक केस के अंदर 10-20 दफा पे रिप्लाई, 10-20 दफा तो खैर नहीं होता, 10 एक दफा, 5 दफा, 8 दफा रिप्लाईज की एक्सचेंज होती है। तो आपको केस की हिस्ट्री कैसे बनानी है वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके अलावा आपको एक प्रोफेशनल स्केप्टिज्म हम कहते हैं कि नोटिस को क्वेश्चनिंग माइंड और क्रिटिकल थिंकिंग से देखना है। फॉर एग्जाम्पल एक नोटिस आ गया तो उसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको अपने आप से सवाल करके समझना है कि मुझे इसमें क्या क्या देखना है। फॉर एग्जाम्पल, इज द पेनल्टी अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस कंसिस्टेंट विद द रेलेवेंट लॉ। आपको नोटिस में लिख दिया 2 लाख रुपए की पेनल्टी, तो आपने ये भी चेक करना है 182 में जाके कि क्या ये 2 लाख रुपए बनते भी हैं या नहीं बनते हैं। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग करना मैं आपको सिखाऊंगा, केस की हिस्ट्री बनाना आपको सिखाऊंगा। फिर ये देखें 182 का आपके पास रियल रियल लाइफ नोटिस होगा, ये एक्चुअल नोटिस है, हम इस नोटिस को पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस नोटिस का रिप्लाई बनाएंगे। हम इस रिप्लाई को कैसे चेंज करेंगे चैट जीपीटी के जरिए, क्या क्या प्रॉम्प्ट्स आप दे सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ऑर्डर बन गया, हमारे रिप्लाई को नहीं कंसीडर किया गया, अनफेवरेबल ऑर्डर आ गया। उसके बाद क्या होगा, इसके साथ ही 137 का नोटिस टू पे टैक्स का नोटिस आ गया, अब इसका क्या करना होगा। उसके बाद 138 का नोटिस आ गया, उसका क्या रिप्लाई होगा। 138 यहाँ नहीं है, मैं कमिश्नर अपील के, मतलब आपको एक पूरा फ्लो आपको देखिए आया, ये एक नोटिस है, ये एक नोटिस आया आपके पास, लेकिन तो अब देखिए यहाँ एक नोटिस से बात शुरू होगी। तो एक नोटिस से बात शुरू होगी और जितनी स्टोरी, ये सारे जितने पेजेस हम घूमेंगे, ये तमाम की तमाम सिमट के जब आप अपने सीनियर से बात करने जाएंगे या वकील साहब के पास जाएंगे या किसी अफसर से बात कर रहे होंगे, तो ये एक छोटे से टेबल के अंदर पूरी के पूरे केस की, पूरी हेयरिंग्स की सारी स्टोरी आपके हाथ में समअप हुई भी होगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आपने कहा अब्दुल मन्नान कौन है, ये इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, टैक्स ईयर 2022 का केस है, लेट फाइलिंग पेनल्टी आ गई है इन्हें, ठीक है। नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी आया है। डॉक्यूमेंट डेट मतलब नोटिस डेट, ड्यू डेट मतलब किस डेट को रिप्लाई करना था। यहाँ पे शॉर्ट में हमने लिख दिया कि क्या किया, कन्फ्रंटेड दैट रिटर्न वाज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम।
ये मैंने लिखी है नोटिस की बात, कि नोटिस में ये कहा गया है कि आपने रिटर्न टाइम पे जमा नहीं कराई थी, और उसके बाद रिप्लाई सबमिट किया। ये देखिए 18 तारीख को क्या लिखा, या हमने लिखा कि जी टाइम मांगा गया था, आपने दिया और रिटर्न को ड्यू टाइम में जमा करा दिया। यानी आपने कंसाइजली जो है पूरी हिस्ट्री कायम कर दी केस की क्या है, जिससे आपको लाइजन वर्क करना आसान हो जाएगा। बॉस ने पूछा तो आप उनको बता देंगे। बाजू का ऑर्डर्स में लिखा आता है कि भाई किसी ने अटेंड ही नहीं किया, तो आप बताएंगे सर हमने अटेंड किया, हमने ये जवाब दिया था, वगैरह वगैरह। और आपको ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाने में ये चीज बहुत हेल्प करती है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दी है आपको कि किस तरह से हम अपनी हर हर क्लास के अंदर चीजें देख रहे होंगे। नोटिस के अंदर ये सब डिस्कस करेंगे, इस हेडिंग का क्या मतलब है, रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या मतलब है, टैक्स ईयर की क्या अहमियत है, ड्यू डेट का क्या मतलब है, और ये सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, कि किस तरह से वर्किंग आ रही है, और रिप्लाई कैसे बनाना चाहिए, एड्रेस कैसे करेंगे। ये हमारे रिप्लाई, ये अच्छा, फिर ये कि एक बहुत सारे रिप्लाईज आपके पास बने बनाए मौजूद होंगे। बाज औक़ात आपके पास ऐसे नोटिस आएंगे जो आपने क्लास में पढ़े होंगे, और आप इन्हीं रिप्लाईज को यूज करते हुए अपन फौरन फौरन क्विकली रिप्लाईज बना लेंगे। तो यहां तक मेरी बात खत्म हो गई। अब आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो पूछिए।